हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हिंदी पेडागोजी का सेट नंबर 12 है। 11 सेट मैं करवा चुका हूँ, जिसमें मैं आपको 2011 से लेकर 2023 तक आपके जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से पता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली, इस वर्ड पर आप ध्यान देना, शब्दावली सिखाने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। देखिए, बच्चों को शब्दावली सिखानी है तो ऑप्शंस देखते हैं। कहानियों और चित्रों का प्रयोग, दोहराव यानी कि ड्रिल का प्रयोग। ये आपका गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है हम कभी भी चीज़ों को बार बार दोहराव नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चे बोरियत महसूस करेंगे। आगे देखिए, लिखित अभ्यास का प्रयोग, इससे लिखना होगा, आपकी शब्दावली नहीं सीखी जाएगी। पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, ये भी आपका नहीं हो सकता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कहानियों और चित्रों का प्रयोग, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे इसी तरीके से सीखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य मैंने आपको हमेशा बताया है, जो आपकी डाइवर्सिटी है, जो आपका मल्टीलिंग्वलिज्म है, यानी कि बहुभाषावाद, तो ये हमारे लिए क्या है, हमेशा हेल्पफुल रहता है। तो देखिए, शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग करना। आगे चलते हैं। शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, ये भी आपका नहीं हो सकता। आगे चलिए। शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि हमारे उद्देश्य ये नहीं है, हम बच्चों को अधिक से अधिक भाषाएं नहीं सिखाना चाहते, हम उन्हें शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना भी नहीं सिखाना चाहते। आगे देखिए, नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने के लिए सक्षम बनाना, ये भी आपका गलत है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए, यानी कि शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग करना। हम ये चाहते हैं कि बच्चे अपनी भाषा का अच्छे से यूज कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बहुत ही बारीकी के साथ या गहनता के साथ पढ़ने का जो कौशल है ना, वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। देखिए, स्थानीय जो पठन है ना, इसको हम गहन पठन भी कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर गहन पठन लिखा होता तो आप आंसर आराम से चूज कर लेते। तो इस चीज़ को आप याद रखना, जो आपका स्थानीय पठन है ना, उसी का नाम है गहन पठन, और जो आपका वैश्विक पठन है इसी को हम द्रुत पठन कहते हैं। द्रुत यानी जल्दी से पढ़ना। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। भावबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। देखिए, हमने जो मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है वो पढ़ी थी, किसने दी थी, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। तो उन्होंने बात की थी किसके बारे में, भाषा के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, भाषाई मौखिक बुद्धि। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। तो देखिए, समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, हाँ कहीं ना कहीं आपका हो सकता है। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, ये भी आपका हो सकता है। सीमित रोजगार के अवसर, ये आपका गलत है। भाई, अगर आप बहुभाषावाद सीख रहे हैं, आपको ज़्यादा भाषा आती हैं, तो ये आपको रोजगार दिलाएंगी, रोजगार को सीमित नहीं करेंगी। ठीक है, प्राभाषिक जागरूकता, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 4 देखिए कहाँ पर है, आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को क्या करता है, निर्देशित करता है, यानी कि रेगुलेट करता है, तो लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए क्या नहीं है, श्रव्य नहीं है, यानी कि सुना नहीं जा सकता उस भाषा को। तो मैंने आपको बताया था, हम उस भाषा को क्या बोलते हैं, उसका आंतरिक भाषण, यानी कि उसकी इनर स्पीच मैंने बताई थी। जो इनर स्पीच है और जो प्राइवेट स्पीच है, ये दोनों सेम ही होती हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, जो आपकी इनर स्पीच है उसमें आवाज़ नहीं आती, जो प्राइवेट स्पीच है उसमें क्या आती है, आवाज़ आती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए, क्योंकि श्रव्य नहीं है। ठीक है, याद रखना आप। आगे चलते हैं। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है। देखिए, संदर्भ में भाषा यानी कि आप उपयोग करना सीख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, उपयोगिता विज्ञान। ठीक है, याद रखना आप, इसका आंसर क्या होगा, आपकी उपयोगिता विज्ञान। आगे चलते हैं। शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन ए और ब पर विचार करें। देखिए, शैशवावस्था के बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है, ये आपकी करेक्ट है। ठीक है, आगे चलिए।
6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न करती है। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके ए और बे यानी कि दोनों ही सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से गुजरती है। यानी कि एक बोली है, उसको एक कंप्लीट तरह से क्या कर लिया, स्वीकृत कर लिया है। ठीक है, तो इसके लिए उसे किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। यानी कि सबसे पहले हम उस बोली का चयन करते हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं, संहिताकरण करते हैं। यानी कि जब वो बोली कंप्लीटली मान ली जाती है ना, उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं, हम उस लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि एक स्टेप जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो वो कहलाता है आपका संहिताकरण। और बाद में हम करते हैं उद्देश्य का निर्धारण, यानी कि हम उस बोली का यूज करके तरह तरह की चीजें लिखने लगते हैं ऑफिशियली तरीके से। ठीक है, तो तब आपका आता है क्या, उद्देश्य का निर्धारण। ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले हम चयन करेंगे, फिर संहिताकरण करेंगे और उसके बाद हम उद्देश्य का निर्धारण करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। बोली के संबंध में कथन ए और बे पर विचार करें। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि आपके किसी देश के एक हिस्से में यानी कि एक क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है ना, वो कहलाती है आपकी बोली। ठीक है, आगे देखिए। एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग किए जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है, ये आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ए सही है और बे गलत है, तो यानी आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। देखिए, पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो रही है। ठीक है, यानी देर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है हम कैसे कैसे बात करते हैं। देखिए, आप अपने किसी सहकर्मी से कहेंगे तो कहेंगे कि जाने का समय हो गया है, हमें बैठक के लिए क्या हो जाएगी, देर हो जाएगी। आप इस तरह से बोल लेंगे। आप अपने वरिष्ठ नियोक्ता से यानी कि अपने से बड़े से जब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? महोदय, शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? तो भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए, यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कि रजिस्टर। एक होता है आपका लैंग्वेज रजिस्टर यानी कि भाषा रजिस्टर। इसका मतलब क्या होता है? रजिस्टर का मतलब होता है आप किसी एक निर्धारित एक सिस्टम के अनुसार, एक नियम के अनुसार उस भाषा का यूज कर रहे हैं। जैसे यहां पर बता दिया आपने, आप अपने सहकर्मी से इस तरह से बात करेंगे, आपका जो वरिष्ठ नियोक्ता है उससे आप इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लैंग्वेज रजिस्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से होंगे तथा एक विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की क्या कर सके, मदद कर सके। तो समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, क्योंकि इसने क्या बात की थी वाइगोत्स्की ने? सभी बच्चे सहयोग से सीखते हैं, समाज में रहते हुए सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प से सीखते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आपके हेल्प की बात हो रही है ना, सहायता की बात हो रही है ना। और क्या कर रहे हैं? मिलकर सीख रहे हैं। 4 का एक ग्रुप है, एक वरिष्ठ बना दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। समूह परिस्थिति के दौरान किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो देखिए, समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, गलत है भाई। उससे बात करेंगे, हाँ ये आपका हो सकता है। फिर भी आगे देखते हैं। उसे सभी के सामने क्या करेंगे? बात करेंगे, ये भी आपका गलत है। सभी के सामने बात नहीं करेंगे, हम आराम से अकेले में बात करेंगे। ठीक है, उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसके सब अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे, ये भी आपका गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, यानी कि आप उससे क्या करेंगे? बात करेंगे। आगे चलते हैं। मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए, संप्रेषणात्मक उपागम या अंतःक्रियात्मक उपागम या संरचनात्मक उपागम। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? संरचना और नियमों की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, यानी कि संरचना से रिलेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन ए और बे पर विचार करें। तो देखिए, शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की तरह होती है। ये आपका करेक्ट है। मैंने बताया ना कैसे होती है, एक सहायक के रूप में होती है। तो ये आपका करेक्ट है। आगे देखिए, शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिगत उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। ये आपका गलत है भाई। जो बच्चे हैं ना, वो सीखने के लिए व्यक्तिगत के तौर पर नहीं लेंगे, उन्हें सहयोगात्मक रूप से भाग लेना है।
ठीक है, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करते हुए, ठीक है, कोऑपरेटिव तरीके से। तो यानी कि आपका ए सही है और ब गलत है। तो देखिए ए आपका सही है और ब आपका गलत है, यानी कि आंसर नंबर ए। ठीक है, ये आपके 15 क्वेश्चन थे हिंदी पेडागोजी के। बार बार इनको रिवाइज कीजिए, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।